आज की वीडियो सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट टैली विद अकाउंटिंग कोर्स, जिसमें बेसिक लेवल से लेकर एडवांस प्रो लेवल तक कंप्लीट अकाउंटिंग कोर्स है। यदि आप वह स्टूडेंट हैं जिन्हें बिल्कुल भी टैली और अकाउंटिंग नहीं आती, तो इस वीडियो में आप वह सभी कुछ प्रॉपर वे में सीख जाएंगे कि अकाउंट्स क्या है और अकाउंट्स को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टैली में कैसे करते हैं। अकाउंटिंग और टैली को सीखने की जर्नी की बिल्कुल सही शुरुआत यहीं से होगी। तो आइए शुरू करते हैं अपने टैली विद अकाउंटिंग बिगिनर्स टू एडवांस प्रो लेवल वीडियो कोर्स सीरीज के लेसन 4 को। इसमें हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। दोस्तों, हम किसी भी विषय को सीखते हैं तो उसमें कुछ शब्दों का विशेष महत्व होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की भाषा में कुछ पार्ट्स का नाम रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, डायोड। इन पार्ट्स का नाम और काम क्या है या उसको पता होता है जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड का ज्ञान होता है या जो इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी करते हैं, लेकिन हर किसी को इसके बारे में ज्ञान नहीं होता। बिल्कुल इसी प्रकार अकाउंटिंग भी कंप्लीट सब्जेक्ट है और इसकी अपनी कुछ टर्म्स हैं। इन टर्म्स का अकाउंटिंग से एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है जो बिजनेस की फाइनेंशियल लेन देन को बताता है। इसी प्रकार अगर हमें अकाउंटिंग को सीखना है तो हमें इन अकाउंटिंग टर्म्स को समझना और पता होना बहुत जरूरी है। इनके ज्ञान से हम टैली अकाउंट्स में लेजर का बनाना और लेजर ग्रुपिंग को बहुत ही आसानी से समझ सकेंगे और इन्हीं टर्म्स से हम मैनुअल अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट्स के समय अलग अलग हेड्स को समझकर ट्रायल बैलेंस से अलग अलग लेजर हेड्स को लेकर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को तैयार करते हैं। यह सब कैसे होता है उसे हम जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता जाएगा अगले लेसन्स में आसानी से समझते जाएंगे, बिल्कुल इजी वे से। तो चलिए पहले अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को आसान शब्दों में समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त टीचर एसके और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के YouTube हिंदी चैनल SIT ग्रुप CHD पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो क्लास को। बिजनेस या व्यापार। व्यापार या बिजनेस के बारे में हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि अपने कैरियर में हम या तो जॉब नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं। व्यापार क्या है? लाभ कमाने के लिए किया गया कार्य व्यापार कहलाता है, जिसमें हम किसी भी सामान को खरीदते या बेचते हैं, जिसे ट्रेडिंग कहते हैं। सामान का खरीदना बेचना ट्रेडिंग कहलाता है, जैसे स्टेशनरी शॉप, मेडिसिन शॉप, गारमेंट शॉप एक्सेट्रा। या ऐसी कोई भी एस्टेब्लिशमेंट या ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री जो कि सामान गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है उसे कॉमर्स या इंडस्ट्री कहते हैं। दूसरे शब्दों में सामान गुड्स का बनाना या बेचना कैश, नगद या क्रेडिट उधार पर किसी दूसरे व्यक्ति को, उसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। प्रोफेशन में वे सभी व्यक्ति या पर्सन आ जाते हैं जो कि अपनी पर्सनल नॉलेज या स्किल्स का इस्तेमाल किसी अन्य व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए करते हैं, जैसे डॉक्टर, एडवोकेट, टीचर और चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि। जो पर्सन किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में एक स्पेशलाइज्ड स्टडी करते हैं और उसकी सर्विसेज या इस्तेमाल किसी अन्य व्यक्ति के लिए करते हैं, उन्हें प्रोफेशनल कहते हैं। बिजनेस और प्रोफेशन में केवल यह अंतर होता है, बिजनेस में गुड्स सामान का लेना देना होता है और प्रोफेशन में केवल नॉलेज ज्ञान का इस्तेमाल किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, जैसे डॉक्टर अन्य बीमार लोगों को ठीक करते हैं। नेक्स्ट, ओनर, प्रोप्राइटर, पार्टनर। ओनर एक अकेला मालिक और सोल प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर एक अकेला मालिक, सोल प्रोप्राइटर। पार्टनर दो या अधिक भागीदार मालिक, पार्टनरशिप फर्म। वह व्यक्ति जो कि किसी व्यापार या बिजनेस को अकेला शुरू करता है उसे ओनर या प्रोप्राइटर कहते हैं, और यदि दो या अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं तो उसे पार्टनर या पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। ओनर बिजनेस को शुरू करने के लिए व्यापार में पूंजी, पैसा, मनी, कैपिटल इन्वेस्ट करता है। वह बिजनेस को चलाने के लिए सभी कार्यों को करता है। बिजनेस से होने वाले सभी लाभ, प्रॉफिट्स और सभी हानि, लॉसेस के लिए जिम्मेदार होता है। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अनुसार ओनर बिजनेस से अलग होता है। इस बात का क्या अर्थ है हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर गोविंद एक कपड़े का व्यापार शुरू करते हैं राधा रानी ट्रेडर्स के नाम से। वह व्यापार में
कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, उस कार्य के लिए एक जगह बिजनेस प्लेस किराए पर या अपनी जगह पर शुरू करेंगे, तो वह बिजनेस का एड्रेस होगा और जो भी सामान हम खरीदेंगे या बेचेंगे उन सब के बिल बिजनेस के नाम पर होंगे। बैंक में करंट अकाउंट भी बिजनेस के नाम पर ही ओपन होगा। बिजनेस से होने वाले सभी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के लिए भी बिजनेस ही जिम्मेवार होगा। यहाँ एक बात समझिए कि मिस्टर गोविंद नेचुरल पर्सन है और बिजनेस राधा रानी ट्रेडर्स एक आर्टिफिशियल पर्सन है। सब कार्यों के कर्ता धर्ता मिस्टर गोविंद ही होंगे, लेकिन सभी कार्य अपने लिए नहीं, अपने व्यापार के लिए कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए कि जो किराया या सैलरी हम पे करते हैं वह हमारे बिजनेस की जगह और वहां पर काम करने वाले एम्प्लॉइज की होगी। इसी प्रकार जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वह बिजनेस प्लेस का आएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस प्लेस पर यूज हुई है, उसको पे करना बिजनेस राधा रानी ट्रेडर्स की जिम्मेवारी है, चाहे उसे पे मिस्टर गोविंद ओनर ही करेंगे। यहाँ यह सब बिजनेस की देनदारियां हैं, इसलिए ही अकाउंट्स में ओनर को बिजनेस से अलग माना गया है, क्योंकि हम जो अकाउंट्स की किताबें तैयार करेंगे वह बिजनेस के नाम से होंगी, ना कि वह ओनर के नाम पर होंगी। अगर हम ओनर और बिजनेस को एक मान लेंगे तो वह बुक्स नहीं बन पाएंगी। इसलिए अकाउंटिंग को शब्दों में अकाउंट बुक्स को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए ओनर और बिजनेस को अलग अलग माना गया है। जब हम अकाउंटिंग शुरू करेंगे आप इस बात को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे। इसे और अधिक समझने के लिए हम नेक्स्ट कैपिटल को समझते हैं। कैपिटल पूंजी। कैपिटल का मतलब है वह पैसा मनी जो कि ओनर बिजनेस को शुरू करने के लिए उसमें इन्वेस्ट करता है और बिजनेस को कैपिटल की जरूरत होती है। ओनर वह बिजनेस को देता है। जैसे मिस्टर सुदीप ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एक जेएमडी इंटरप्राइजेस के नाम से बिजनेस शुरू किया, तो यह 1 लाख रुपीज कैपिटल ऑफ द बिजनेस कहलाएंगे। अब अकाउंट्स के अनुसार बिजनेस के लिए कैपिटल एक लायबिलिटी देनदारी है ओनर के प्रति। कैपिटल हमेशा बिजनेस की बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड में आती है, क्योंकि हम बिजनेस और ओनर को एक नहीं मानते, इसीलिए ओनर ने बिजनेस को कैपिटल उधार पर दी है। अभी हम जब बिजनेस अकाउंटिंग टर्म्स को समझ रहे हैं तो वहां अकाउंट्स ने ओनर को बिजनेस से अलग मानना है, और अगर बिजनेस ओनर से अलग है तो ओनर का बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा बिजनेस का नहीं हो सकता। बिजनेस को वह पैसा ओनर को वापस करना होगा। अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो वह कैपिटल में ऐड हो जाता है, और अगर लॉस होता है तो कैपिटल कम हो जाती है। और अगर ओनर बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई पैसे मनी लेते हैं तो वह भी कैपिटल में से लेस हो जाती है। जो पैसे ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉल करते हैं उसे ड्राइंग कहते हैं। आइए इसे समझते हैं। ड्राइंग्स। यदि ओनर अपने पर्सनल या डोमेस्टिक यूज के लिए बिजनेस में से कैश, गुड्स या एसेट्स विड्रॉ करता है तो उसे अकाउंटिंग टर्म्स में ड्राइंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए मिस्टर सुदीप अपने पर्सनल यूज के लिए एक मोटर बाइक खरीदते हैं और उसकी पेमेंट बिजनेस की मनी से करते हैं, तो इसे ओनर या सुदीप की ड्राइंग्स कहेंगे। यहाँ ओनर के लिए ड्राइंग एक लायबिलिटी है बिजनेस के प्रति। ड्राइंग हमेशा कैपिटल में से लेस होती है। आइए हम ओनर, बिजनेस, कैपिटल और ड्राइंग्स को एक अलग एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि अकाउंट्स में ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं। फॉर द ओनर ड्राइंग्स आर ए लायबिलिटी टूवर्ड्स द बिजनेस। फॉर द बिजनेस कैपिटल आर ए लायबिलिटी टूवर्ड्स द ओनर। ओनर इन्वेस्ट कैपिटल इन बिजनेस 1 लाख रुपीज। ओनर ड्राइंग्स फ्रॉम बिजनेस 40,000 रुपीज। सो टोटल कैपिटल इज 60,000। ड्राइंग हमेशा कैपिटल में से लेस होती है। सपोज ओनर 20,000 ड्राइंग बिजनेस को रिफंड कर देता है तो उसकी कैपिटल 60,000 प्लस 20,000 80,000 हो जाएगी। नेक्स्ट हम गुड्स को समझते हैं। गुड्स का मतलब बिजनेस में वह सामान जिसको बिजनेस खरीदता और बेचता है, यानी बिजनेस में जिस सामान की सेल एंड परचेज होती है उसे बिजनेस गुड्स या गुड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक फर्नीचर डीलर द्वारा की गई फर्नीचर की परचेज गुड्स कहलाती है, क्योंकि उसने वह सेल करने के लिए खरीदा है। लेकिन इसी प्रकार एक कपड़ा व्यापारी द्वारा खरीदा गया फर्नीचर गुड्स ना होकर उसका एसेट होगा, क्योंकि कपड़ा व्यापारी ने वह फर्नीचर अपने इस्तेमाल के लिए खरीदा है, ना कि बेचने के लिए। तो साधारण शब्दों में हम जिस भी वस्तु का व्यापार करते हैं, खरीदते और बेचते हैं, उसे गुड्स कहते हैं। एसेट्स। बिजनेस में एसेट्स का मतलब किसी भी कीमती वैल्यूएबल वस्तु पर हमारा अधिकार होना होता है, या बिजनेस में वह सभी वस्तुएं जिनकी मनी वैल्यू होती है
या बिजनेस की वह सभी वैल्यूएबल वस्तुएं जिनकी मदद से बिजनेस को चलाया जाता है उसे एसेट्स कहते हैं, जैसे कैश, डेब्टर्स देनदार, स्टॉक ऑफ गुड्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, व्हीकल, गुडविल आदि। अर्थात वह सभी वस्तुएं जो कि बिजनेस द्वारा खरीदी गई हैं, अर्थात बिजनेस की ही हैं, बिजनेस को उनका कोई किराया नहीं देना है और उनका इस्तेमाल बिजनेस में फाइनेंशियल बेनिफिट्स को बढ़ाने के लिए किया जाता है, उन्हें एसेट्स कहते हैं। इन्हें हम दो हिस्सों में बांटते हैं, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए खरीदे गए वह सामान जिनकी मदद से हम बिजनेस को चलाते हैं और यह लंबे समय तक बिजनेस में इस्तेमाल होंगे तथा यह बेचने के लिए नहीं होते। यह दो प्रकार के होते हैं, टेंजिबल फिक्स एसेट, इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। टेंजिबल फिक्स एसेट्स बिजनेस में वह सभी फिक्स एसेट्स जिन्हें हम छू और देख सकते हैं। इसमें वह फिक्स एसेट जिन्हें इधर उधर उठा के घुमाया जा सकता है उन्हें मूवेबल एसेट्स कहते हैं, जैसे व्हीकल, कंप्यूटर एंड मशीनरी। और जिन एसेट्स को हम मूव नहीं कर सकते उन्हें इमूवेबल एसेट्स कहते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, माइंस, ऑयल वेल्स आदि। इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स बिजनेस के वह फिक्स एसेट्स जिन्हें हम ना तो देख सकते और ना ही छू सकते हैं, जैसे गुडविल, कॉपीराइट, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क आदि, पर इनकी बिजनेस में कंप्लीट मनी वैल्यू होती है। करंट एसेट्स कैश या बिजनेस में जिनको आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है उनको करंट एसेट्स कहते हैं। यह हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, मैक्सिमम 1 फाइनेंशियल ईयर में हम इनको कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, डेब्टर्स, बिल रिसीवेबल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। दूसरे शब्दों में जिनके द्वारा रोजमर्रा की बिजनेस एक्टिविटीज को चलाते हैं उन्हें करंट एसेट्स कहते हैं। एसेट्स की तरह बिजनेस में लायबिलिटी भी होती हैं। लायबिलिटीज देनदारी बिजनेस में जब हम कुछ भी सामान, गुड्स या सर्विसेज उधार पर किसी से लेते या खरीदते हैं तो बिजनेस गुड्स या सर्विस देने वाले पर्सन का क्रेडिटर देनदार हो जाता है। इसे बिजनेस की लायबिलिटीज कहते हैं। बिजनेस के लिए लोन भी एक लायबिलिटी है। बिजनेस में लायबिलिटी दो प्रकार की होती है, करंट लायबिलिटी, फिक्स लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज बिजनेस में वह लायबिलिटीज या पेमेंट्स जिनका भुगतान एक शॉर्ट टर्म मींस 1 फाइनेंशियल ईयर में विद इन 1 ईयर में करना होता है, उन्हें शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या करंट लायबिलिटीज कहते हैं, जैसे क्रेडिटर्स, बिल पेमेंट्स, शॉर्ट टर्म कैश लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। फिक्स लायबिलिटीज वह लायबिलिटीज जिनका भुगतान 1 फाइनेंशियल ईयर में ना होकर अधिक समय में करना होता है, इन्हें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या फिक्स लायबिलिटीज भी कहते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। डेब्टर्स अकाउंट्स में टर्म डेब्टर्स उस पर्सन को रिप्रेजेंट करती है जिसको बिजनेस उधार पर सामान बेचता है या जो बिजनेस से उधार पर सामान या सर्विसेज खरीदता है। अर्थात डेब्टर वह पर्सन होता है जिससे बिजनेस ने उधार पर दिए सामान या सर्विस के बदले में पैसे लेने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 10,000 रुपए का सामान महेश को उधार पर बेचा तो महेश बिजनेस का उस समय तक डेब्टर रहेगा जब तक वो अपनी फुल पेमेंट नहीं कर देता। डेबिट डेब्टर देनदार देने वाला। क्रेडिटर क्रेडिटर बिजनेस का वह पर्सन होता है जिससे बिजनेस उधार पर सामान या सर्विस खरीदता या लेता है। मान लीजिए हमने महाजन ट्रेडर से 30,000 का सामान उधार पर खरीदा तो महाजन ट्रेडर उस समय तक हमारा क्रेडिटर रहेगा जब तक कि हम उसकी फुल पेमेंट नहीं कर देते। CR क्रेडिट क्रेडिटर्स लेनदार लेने वाला। परचेज बिजनेस में प्रोडक्शन के लिए खरीदे गए रॉ मटेरियल या बनी बनाई गुड्स सामान जो कि बेचने के लिए खरीदी जाती हैं उन्हें परचेज कहते हैं। एसेट की खरीद को हम कभी भी परचेज नहीं कहते क्योंकि वह बेचने के लिए नहीं होती हैं। बिजनेस में जो गुड्स कैश पैसे देकर खरीदी जाती है उन्हें कैश परचेज और जो गुड्स परचेज के समय उधार पर खरीदी जाती हैं उन्हें क्रेडिट परचेज कहते हैं। परचेज रिटर्न खरीदे गए सामान या गुड्स का कुछ भाग यदि बेचने वाले सेलर पर्सन को वापस कर दिया जाए तो उसे परचेज रिटर्न्स कहते हैं। सामान वापस करने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे सामान का खराब डिफेक्टिव गुड्स होना, एक्सेस क्वांटिटी यानी ऑर्डर से ज्यादा सामान,
और गुड्स नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, महंगा होना या अन्य कोई कारण। बिजनेस में नेट परचेज को निकालने के लिए परचेज रिटर्न हमेशा परचेज में से डिडक्ट कर दी जाती हैं। नेट परचेज इज इक्वल टू परचेज रिटर्न माइनस परचेज। जैसे हमने 1000 रुपए का माल खरीदा और उसमें से 200 रुपए का माल बेचने वाले को वापस कर दिया तो हमारी नेट परचेज होगी 800 रुपए। परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, क्योंकि बिजनेस में खरीदा गया माल सप्लायर को वापस किया जाता है जिसने हमें माल बेचा था। सेल्स रेफर टू सेल्स ऑफ गुड्स टू कस्टमर। सेल्स मींस बिजनेस गुड्स को अपने ग्राहकों को बेचना है। माल को बेचते समय यदि ग्राहक कस्टमर हमें माल की पेमेंट कर देता है तो उसे कैश सेल कहते हैं, और यदि कस्टमर माल खरीदते समय कोई पेमेंट नहीं करता है अर्थात उधार पर माल खरीदता है तो उसे क्रेडिट सेल कहते हैं। अगर बिजनेस में हम किसी एसेट की सेल करते हैं तो वह एसेट का अकाउंट क्रेडिट होगा, सेल अकाउंट नहीं होगा। सेल्स रिटर्न हमारे द्वारा किसी ग्राहक कस्टमर को बेचे गए सामान गुड्स का कुछ भाग या सारा माल कस्टमर द्वारा हमें वापस कर दिया जाता है तो उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। कस्टमर द्वारा माल वापस करने का कोई भी कारण हो सकता है, जैसे एक्सेसिव ऑर्डर से ज्यादा माल और सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, खराब सामान का बेचना। बिजनेस की नेट सेल्स को निकालने के लिए सेल रिटर्न्स हमेशा सेल्स में से डिडक्ट की जाती हैं। नेट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। मान लीजिए हमने 10,000 का सामान रवि को बेचा, लेकिन रवि उसमें से 4,000 का सामान हमें वापस कर गया तो हमारी नेट सेल 6,000 की होगी। सेल्स रिटर्न को रिटर्न्स इनवर्ड भी कहते हैं, क्योंकि कस्टमर को बेचा गया सामान कस्टमर द्वारा बिजनेस को वापस कर दिया जाता है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको अकाउंट्स का एक मेन बेसिक फार्मूला समझाना चाहता हूं। अकाउंट्स में हर एक्टिविटी के दो पहलू रहेंगे, जिसे अकाउंटिंग की भाषा में डबल इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं और डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। इसे समझने के लिए दो बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं। गोविंद ट्रेडर्स, जो कि उधारी पर माल बेच रहा है राधा रानी ट्रेडर्स को। राधा रानी ट्रेडर्स, जो कि उधारी पर माल खरीद रही है गोविंद ट्रेडर्स से। गोविंद ट्रेडर सेलर बेचने वाला, राधा रानी ट्रेडर्स परचेजर खरीदने वाला। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट टू राधा रानी ट्रेडर्स। Purchase of goods on credit from Govind Traders. Radharani Traders is debtor of Govind Trader. Govind Traders is creditor of Radharani Traders. Sale return by Radharani Traders. Purchase return to Govind Traders. अगर आप यहाँ इन दोनों बिजनेस के लिखे गए वाक्यों को समझें तो एक की सेल दूसरे की परचेज, एक की सेल रिटर्न दूसरे की परचेज रिटर्न, और एक डेब्टर तो दूसरे की बुक्स में वह क्रेडिटर। इसलिए अकाउंट्स में होने वाली एंट्रीज डबल एंट्री कहलाती हैं, क्योंकि हर एंट्री का अपोजिट इफेक्ट जरूर होगा, और वह क्या होगा यह हम किस बिजनेस की बुक्स लिख रहे हैं उस पर निर्भर करेगा। इनके अलावा हम कुछ और अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। इनकम और गेन, एक्सपेंस एंड लॉस, बैड डेट्स, स्टॉक, क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक। इनकम बिजनेस में कम मूल्य के माल को खरीदकर अधिक मूल्य पर बेचे गए माल में से जो लाभ होता है उसे इनकम कहते हैं। बिजनेस में यह लाभ हमें रोजाना होता है। गेन, यह एक ऐसा प्रॉफिट है जो हमें डेली रोज नहीं होता, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। हम एसेट्स रोजाना नहीं बेचते, काफी समय तक उसका इस्तेमाल करके फिर बेचते हैं। इसलिए बिजनेस में गेन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म किसी भी प्रकार का हो सकता है। यह डिपेंड करता है यूज ऑफ एसेट की नेचर पर। एक्सपेंसेस, खर्चे, बिजनेस में होने वाले ऐसे खर्चे जिनका हम बेनिफिट लेते हैं और वह खत्म हो जाता है, या एक फाइनेंशियल ईयर में लाभ प्रॉफिट कमाने के लिए किए गए सभी खर्चे एक्सपेंसेस कहलाते हैं। बिजनेस में एक्सपेंस कीमत कॉस्ट होती है उस सामान या सर्विस की जो हम लाभ कमाने के लिए या बिजनेस रेवेन्यू इनकम को बढ़ाने के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए शॉप और बिल्डिंग का रेंट, सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज, पेमेंट ऑफ टैक्सी चार्जेस, पेट्रोल एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ऑफिस या शॉप। साधारण शब्दों में अगर हमें बिजनेस को चलाना है और उससे लाभ कमाना है तो हमें यह सभी खर्चे एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए करने पड़ेंगे। यह बिजनेस के लिए जरूरी है और हम अपनी इच्छा से इन एक्सपेंसेस को बिजनेस में करते हैं। लॉसेस बिजनेस के लिए एक अनचाहा बोझ, अनवांटेड बर्डन है जो कि उसको जबरदस्ती सहन करना पड़ता है। फोर्स टू बियर,
यह बिजनेस के लिए कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं करते। लॉसेस एक बिजनेस में एक्सपेंस से बिल्कुल अलग हैं। बिजनेस एक्सपेंस हम अपनी इच्छा से बिजनेस इनकम को बढ़ाने के लिए करते हैं, जबकि लॉसेस बिजनेस के लिए एक अनवांटेड बर्डन है जो कि बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते, उसे मजबूरी में इन्हें सहना पड़ता है, जैसे थेफ्ट, फायर, फ्लड, अर्थक्वेक और एक्सीडेंट इन बिजनेस। बैड डेट्स, जब किसी बिजनेस के डेप्टर से माल या सेवा, गुड्स और सर्विस के बदले हमें पैसा लेना होता है और वह यह पैसा देने में असमर्थ होता है और वह पैसा हमें नहीं मिलेगा, तो उसे बैड डेट अमाउंट कहते हैं। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, बचा हुआ सामान। एक फाइनेंशियल ईयर में जो सामान, गुड्स या कच्चा माल, रॉ मटेरियल हमारे पास बच जाता है जिसे अगले फाइनेंशियल ईयर में बेचेंगे, उसे स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अगले फाइनेंशियल ईयर में ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। नेक्स्ट हम व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, अब इसे समझते हैं। देयर इज ए लीगल रिस्ट्रिक्शन अबाउट द अकाउंटिंग ईयर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, दैट इज द फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1 टू मार्च 31। अकाउंट्स को शुरू करने से पहले हमें बिजनेस फाइनेंशियल ईयर को समझना बहुत जरूरी है। इंग्लिश न्यू ईयर 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है, लेकिन बिजनेस में फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को। जैसे अब चल रहा है ईयर 2022, तो इसका फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2021 को और खत्म हुआ है 31 मार्च 2022 को। तो 2021 से 2022 दोनों मिलकर बनते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022। इसलिए किसी भी बिजनेस या व्यापार में जो भी लेन देन काउंट किया जाएगा वह होगा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच, ना कि 1 जनवरी 2021 से। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि पिछले साल में आपकी सेल क्या थी, तो हम यहाँ 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच हुई कंप्लीट सेल परचेज के बारे में बात करेंगे, ना कि 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 की बात करेंगे। बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। फाइनेंशियल ईयर को आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022 फाइनेंशियल ईयर होगा 2021 टू 2022 और हमारा असेसमेंट ईयर 2022 टू 2023 होगा। असेसमेंट ईयर हम 1 साल आगे का मानते हैं। दोस्तों, यहां पर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी कंप्लीट है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। गाइस, हमने ये वीडियो लेसन आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो क्लास में।